नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज लोहड़ी है। अ वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन था कि जिसैद इज अ ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग। क्या ऑप्शंस थी हमारी? इट इज अ सीड वॉल्ट, इट इज अ फैसिलिटी टू स्टोर मून रॉक्स, राइट, या फिर एक जीनोमिक डेटा स्टोर हाउस है फॉर इन्फ्लुएंजा वायरसेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आकृति शर्मा एंड अक्षय कुमार, यू बोथ हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। तो आप हमारे सबसे होनहार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ओमिक्रॉन विल सून रिप्लेस डेल्टा एज डोमिनेंट ग्लोबल वेरिएंट, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था, बट दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ओमिक्रॉन जो है दैट हैज ओवरटेकन डेल्टा टू बिकम द मोस्ट डोमिनेंट ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो हमारे पास जो ये डेटा आता है, ये आता कहाँ से है? तो उसके लिए जो है काम करती है हमारी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। क्या नाम है इसका? जिसैद, जो कि है हमारे म्यूनिक जर्मनी में। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ओपन सोर्स है टू चेक ऑल द डेटा ऑन आर इन्फ्लुएंजा वायरसेस। उनकी क्या स्ट्रेन्स हैं, क्या उनका जो भी डेटा है जीनोमिक डेटा, वो यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर स्टोर होता है, और यहाँ से फ्री एक्सेस के लिए, ओपन एक्सेस के लिए सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके फ़ायदे जो हैं ये हमने अभी रिसेंटली देखे ही हैं। हमें जब किसी नए वेरिएंट के बारे में पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैसे स्प्रेड करेगा। पुरानी हमारी वैक्सीन उस पर हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी, पहले से क्या डिफरेंस है उसमें, और उसको काउंटर करने के लिए हम क्या वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। तो हमने देखा ही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो आपने मुझे क्या बताना है? आपने मुझे बताना है कि ये जो सीड वॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये जो सीड वॉल्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, आपने मुझे बताना है ये कहाँ पर है और उसका क्या नाम है। ठीक है, आपने मुझे इसकी लोकेशन एंड नेम ऑफ द प्लेस आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव्ड इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 कंपेयर टू 2021। तो स्टेटमेंट में क्या मेंशन्ड है कि हमारी रैंक इंप्रूव हुई है फ्रॉम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक इंप्रूव हुई है इंडिया की, राइट। सेकंड क्या है? The index was based on exclusive data provided by the International Airport Transport Association. तो आईटा क्या इसने डेटा प्रोवाइड किया? तो जो क्या इंडेक्स बना था वो इसके डेटा के ऊपर बना था। तो हमारा ऑप्शंस हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या बोथ आर इनकरेक्ट। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए एंड प्लीज मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज दैट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो न्यूज देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, राइट। तो ये किसने निकाला है? ये पहले याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स जो लाया है वो लाया है हेनली एंड पार्टनर्स ने इसको निकाला है, राइट। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज गिवन बाय हेनली एंड पार्टनर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है फर्म का नाम है हमारी। ठीक है, सेकेंडली ये जो डेटा है, जो डेटा प्रोवाइड किया गया था, वो प्रोवाइड किया गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू। तो उन्होंने डेटा दिया हेनली को इन, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये इंडेक्स बनाया है। तो ये इंडेक्स किस बेसिस पे रैंक करता है कंट्रीज को? इसका जो हम मेन एक क्राइटेरिया कह सकते हैं कि आप अपने पासपोर्ट से किन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज में विदाउट वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, तो वीज़ा फ्री एक्सेस। ठीक है, वीज़ा फ्री एक्सेस इसका एक्चुअल टर्म है जो यूज़ होती है। तो वीज़ा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज में है उसकी बेसिस पे ये पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग और वीक डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जापान और सिंगापुर जो हैं वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक पहले से बढ़िया हो गई है और अब 83rd पोजीशन पर आ गया है इंडिया। ठीक है, एंड हमारी जो वीकेस्ट पासपोर्ट है वो है इस वक्त अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलें। डीआरडीओ हेलिना इज अ डैश सिस्टम। तो डीआरडीओ का जो हेलिना है वो क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इट इज ऑप्शन ए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो MPATGM, देखिए ये ना शब्द ऐसा है जो कि हम बहुत बारी न्यूज़ में रिसेंटली पढ़ चुके हैं, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस कैटेगरी। तो ये है बेसिकली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखिए क्या? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो हमने बहुत बारी सुना है, बट मैन पोर्टेबल मतलब
एक जो लॉन्चर है इसका मिसाइल को लॉन्च करने का, वो पोर्टेबल है और वो एक इंसान उसको लेके घूम सकता है। तो ठीक है, याद रखेंगे क्या है, पोर्टेबल है, वन सिंगल मैन कैन कैरी द लॉन्चर। ठीक है, उसको लॉन्च भी वो एक इंसान कर सकता है। अब गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है, उसके अंदर बेसिकली थर्मल साइट लगी है, ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं जो कि हीट सिग्नेचर पकड़ लेता है। तो होता क्या है कि आप बस उसको एक बारी लॉन्च कर दो मिसाइल को, वो अपने आप अपने टारगेट पे हिट करेगा अगर उसका टारगेट हिलता भी है तो ये गाइडेड मिसाइल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम मेंशन्ड हैं, आप देखेंगे MPATGM के, ठीक है, जो कि है हेलिना और नाग। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स थी जो कि ये पहले डीआरडीओ ने टेस्ट करी थी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और हेलिना। ठीक है, तो हेलिना जो थी वो हेलीकॉप्टर से टेस्ट करी गई है और नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब जो मिसाइल बनी है जिसका फाइनल अभी टेस्टिंग हुई है वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका भी प्रॉपर नेम हमारे पास नहीं आया है, बट आप याद रखेंगे इसको कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हैज बीन टेस्टेड इन इट्स फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने डिलीवरी वाले जो फाइनल फॉर्म में होगी उसमें उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स इन्वॉल्व विच काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। ऑप्शंस क्या है, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, थर्मल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ पे आपको दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, अगर आपको वो पता होगा तो आप आंसर मार्क कर लेंगे, और उसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो न्यूज देखने क्या है, साइंटिस्ट ने एक अचीव किया है डेल्टा फेज, ठीक है, इन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो प्रेशर एनर्जी मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बंदे ने यहाँ पे प्रेस किया तो इसके दबाने से इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो नई जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है कि जो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो पहले से 10⁻³ टाइम्स कम एनर्जी फील्ड रिक्वायर करती है सेंसिटिविटी ग्रैब करने के लिए। तो हम इसमें से देखिए पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, राइट। तो हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं, फर्स्टली पीजो इलेक्ट्रिक, ये क्या करता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है कन्वर्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में हमारे को पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक आसान शब्दों में बोलना चाहें तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर प्रेशर एनर्जी को चेंज करता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये नई डेवलपमेंट क्या है, नई डेवलपमेंट ये है कि जो सेंसर हैं, जो ये टेक्नोलॉजी अब यूज हो रही है, इसके अंदर जो हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमें जो एनर्जी का चेंज चाहिए, मतलब हमारी सेंसिटिविटी जो है वो हमने इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि थोड़े से चेंज को भी अब हम पकड़ पाएंगे। कितना डिफरेंस है देखिए, पहले से 10⁻³ टाइम्स का कम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है अब के इस सेंसर को काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके बहुत जो भी हमारे पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि देखिए थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक है ये, राइट, जनरल नॉलेज से ज़्यादा मिलता है ये। तो हमें इसमें पॉइंट्स फिर से वही बात याद रखनी है कि हमारे को पहले से कम एनर्जी चाहिए होगी इन ऑर्डर टू सेंसिटिविटी को, मतलब बेसिकली हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो पहले से 10⁻³ टाइम्स लेसर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मतलब जो मेथड हम अभी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट्स बनाए हैं इसके। और इसके साथ ही ये भी हम याद रख सकते हैं कि कौन सी जर्नल में ये पब्लिश हुआ ये आर्टिकल, राइट, अप्लाइड फिजिकल लेटर्स के अंदर ये है, और ये PIB का आर्टिकल है दोस्तों। तो इसको प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मानिए और इसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। तो क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट न्यूज आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग अ यूनिक प्लान टू रन शिप्स ऑन ग्रीन एनर्जी। द प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। क्या ऑप्शन है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बोथ A and B या नॉन ऑफ दी अबव। द राइट आंसर इज बोथ A and B। ठीक है, तो देखिए लाइवमिंट का ये आर्टिकल है, लाइवमिंट ने ये न्यूज़ पब्लिश करी है कि उनको कहीं से खबर आई है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है शिप्स को रन करना ऑन ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी विल, एंड दैट पर्टिकुलर ग्रीन एनर्जी विल बी अ मिक्स ऑफ सोलर, सी, विंड
एंड हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ग्रीन एनर्जी होती है जिसमें हमारा कंबशन कम हो, हम जो हमारी सोर्स ऑफ फ्यूल हो वो रिन्यूएबल हो, ना कि नॉन रिन्यूएबल हो। ठीक है, तो अगर हम अपनी शिप्स को इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर रन करते हैं तो हमारे उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट होगा वो कम होगा, और हमारी जो कार्बन एमिशंस होंगी वो कम होंगी। तो दो फायदे होंगे इससे हमारे, राइट। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि शिप्स जो हैं, हमारा वाटरवे जो है, वन ऑफ नॉट वन ऑफ द मोस्ट, इट इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अगर हम इसी को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा पूरे इंडिया के लिए। तो इसके अंदर स्पेशल जो चीज़ है वो ये है कि हम चारों यहाँ पर चारों फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करने का सोच रहे हैं। दैट विल इंक्लूड सोलर, सी, विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पर एक स्पेशल मार्क कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे दो प्रोग्राम्स के नेम मेंशन्ड है यहाँ पे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। ठीक है, तो जो सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था एट इंटरनेशनल सोलर अलायंस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात हुई थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2021। ठीक है, तो इसके साथ ही ये भी मेंशन्ड है कि कौन सी दो मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम याद रखेंगे, कोई भी अगर बिग अपडेट, मेजर अपडेट इस न्यूज़ के रिगार्डिंग आता है तो इसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे, बट ये आपको इतना इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज का हम होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ आप पढ़ चुके हैं इसको, बट चेयरमैन ऑफ इसरो, नए चेयरमैन कौन है इसरो के? ठीक है, तो आपने मुझे बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आप चाहें तो यहाँ पर ना मैंने नाम जो चूज़ किया आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें क्या कोरिलेशन है आपस में। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली नीचे कमेंट कीजिए अपने होमवर्क क्वेश्चंस को, और आपका कैसा अटेम्प्ट चल रहा है हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू यू, राइट। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आएगी फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस, राइट। टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी सेशन की, एंड पीडीएफ्स विल रियली रियली हेल्प यू इन योर रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप